Welcome to HPM classes. Hope you all are doing well. So, this is the third part of the chapter Why Do We Fall Ill? I hope you have watched the previous videos of this chapter. If not, you can click the above link or the link given in the description to watch them. In the previous video, we have seen the causes as well as टाइप्स ऑफ डिजीजेस. हमने ये भी देखा था कि डिजीजेस इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं और नॉन इन्फेक्शियस भी. पर इन्फेक्शियस डिजीजेस के पीछे कोई कॉजल ऑर्गेनिज्म भी तो होगा, एंड दैट कॉजल ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस and are the infectious agents. We have seen that the entire diversity seen in the living world can be classified into a few groups. दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, प्रोटोजोअन हो या फिर हम, सारे लिविंग वर्ल्ड को कुछ फ्यू ग्रुप्स में ही कैटेगराइज्ड किया गया है. जिन ऑर्गेनिजम्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं उन्हें एक ग्रुप में सिस्टमेटिकली रखा गया है. Organisms that can cause diseases are found in a wide range of such categories of classification. जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो काफ़ी वाइड रेंज में मिलते हैं. मतलब सम ऑफ देम आर वायरसेस, कुछ वायरसेस होते हैं लाइक वायरसेस कॉजिंग कोल्ड एंड कफ, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, इवन डेंगू फीवर, एड्स एंड सार्स वायरस. ठीक है, ये सारे वायरसेस की कैटेगरी में आते हैं. हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सार्स वायरस. दिस इज द पिक्चर ऑफ सार्स वायरस कमिंग आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द इन्फेक्टेड सेल. इन्फेक्टेड सेल से बाहर आ रहा है. ठीक है, एंड यू कैन सी द साइज. इट इज 500 नैनोमीटर्स लॉन्ग विच इज हाफ अ माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर का भी हाफ, और माइक्रोमीटर क्या होता है? दैट इज 1000 ऑफ अ मिलीमीटर. तो इतना छोटा होता है सार्स वायरस. देन सम आर बैक्टीरिया like Staphylococci which causes acne or pimple. Do you remember in the last video we have studied about peptic ulcer and its causal organism which was Helicobacter pylori. और हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में भी पढ़ा था. उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, इसके अलावा टाइफॉइड फीवर भी, कॉलेरा भी, एंथ्रेक्स भी बैक्टीरियल डिजीजेज ही हैं. देन सम आर फंजाई. तो कुछ फंगस कॉजिंग डिजीजेज भी होती हैं. जैसे कई बार हमें रेनी सीजन में एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाती है, या कुछ लोगों के सर पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, तो वो भी फंगस ही कॉज करता है. देन सम आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स और प्रोटोजोअन्स like Trypanosoma, which is a protozoan responsible for sleeping sickness. Then another one is Leishmania. It is also a protozoan and it causes काला आजार. काला आजार एक टाइप का फीवर होता है. ठीक है, the organism are oval shaped and each has one long whip like structure. whip like structure मतलब चाबुक जैसा एक लंबा सा फ्लैजुलम होता है. Then some diseases are also caused by multicellular organisms such as worms of different kinds, like Ascaris. This is the picture of an adult roundworm. Adult का मतलब होता है बेटा fully grown up and ready to reproduce. Ascaris lumbricoid जो होता है वो small intestine में grow करता है. ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं. हमने लास्ट वीडियो में एलिफेंटियासिस के बारे में पढ़ा था. सो द कॉजल ऑर्गेनिज्म बिहाइंड एलिफेंटियासिस इज वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी विच इज ऑल्सो अ वर्म. सो हेयर लेट अस जस्ट रिमाइंड व्हाट वी हैव स्टडीड, because you need to learn the name of the diseases which are caused by different groups of the infectious agents along with the name of their causal organism. So first group is bacteria. So these are the name of diseases which are caused by bacteria are typhoid fever, cholera, tuberculosis, anthrax and peptic ulcer. Then second group is viruses which causes cold, influenza, corona, dengue, AIDS, mumps. मम्स एक डिजीज़ होती है बेटा जिसमें चीक्स में स्वेलिंग हो जाती है. देन चिकन पॉक्स जिसमें पूरी बॉडी पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं. देन स्मॉल पॉक्स
नेक्स्ट ग्रुप इज फंजाई विच कॉजेज डर्मेटाइटिस। ठीक है, जितनी भी डर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, मीन स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, वो फंजाई कॉज करता है। देन नेक्स्ट ग्रुप इज प्रोटोजोअन which causes malaria, kala azar, sleeping sickness like diseases. And the last one is worms like Ascaris or many other worms can cause intestinal infections. Now, why it is important that we think of these categories of infectious agents? क्यों हम इन infectious agents के बारे में पढ़ रहे हैं? The answer is that these categories are important factors in deciding what kind of treatment to use. क्योंकि किसी भी कॉजल ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें पता होगा, तभी तो हम उस पर एक्शन ले सकेंगे, तभी तो हम उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कर पाएंगे। मेंबर्स ऑफ ईच वन ऑफ दीज ग्रुप्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया एंड सो ऑन हैव मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। लाइक वायरसेस होस्ट की बॉडी में ग्रो करता है। हेयर होस्ट मीन्स पेशेंट। वायरसेस के पास सेल नहीं होता, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई विदाउट द सेलुलर मटेरियल, तो इसीलिए वो होस्ट के सेल पे ग्रो करते हैं, होस्ट का सेल ही यूज़ करते हैं और अपने डीएनए को डिवाइड करते हैं। बट बैक्टीरिया के साथ ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप की डिजीजेस कॉज कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा तभी वो आपको डिजीज़ कॉज कर सकता है। बैक्टीरिया आपकी बॉडी के आउटर सरफेस पे भी डिजीजेस कॉज कर सकता है। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, मतलब ये मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इन दैट वे। जबकि वॉर्म्स बहुत स्लो मल्टीप्लाई करते हैं। टेक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरसेस एंड वाइस वर्सा। सारे बैक्टीरिया में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, पर वो वायरसेस से डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही सारे वायरसेस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बट वो बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। हमें ये तो पता है कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स भी होते हैं। बट डू यू नो वायरसेस डोंट हैव सेलुलर लेयर अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल के अराउंड बस प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। इसलिए वायरसेस को ना डेड में रखा गया है और ना लिविंग में। तभी तो वायरल इन्फेक्शंस की कोई मेडिसिन नहीं होती। जब भी हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेक करता है और वो हमें सिर्फ पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब करता है और कोई भी मेडिसिन रेकमेंड नहीं करता और कहता है कि आपकी वायरल डिजीज़ 3 to 5 डेज़ में क्योर हो जाएगा। वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए सिर्फ वैक्सीनेशंस होती हैं, जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। एज अ रिजल्ट, ड्रग्स दैट ब्लॉक one of these life processes in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group, but the same drug will not work against a microbe belonging to a different group. तो एक ही ग्रुप के एक मेंबर पर जो मेडिसिन इफ़ेक्टिव है वो कभी कभी दूसरे मेंबर पे भी इफ़ेक्टिव हो जाती है। जैसे अगर आप किसी एक बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो दूसरे बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए भी सेम मेडिसिन काम आ सकती है, पर सेम ड्रग दूसरे ग्रुप के माइक्रोब पर इफ़ेक्टिव नहीं होगा। अगर आप फंगल डिजीज़ के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो बैक्टीरियल डिजीज़ पे असरदार नहीं होगी। As an example, let us take antibiotics. They commonly block biochemical pathway important for bacteria. So these antibiotics help in blocking biochemical pathways. Bio means life. लाइफ किससे शुरू होती है? सेल से। तो जो सेलुलर लेवल पे एक्टिविटीज़ चलती हैं उन्हें रोकने में एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव होती हैं। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। बहुत सारे बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अराउंड सेल वॉल बनाते हैं। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। तो एंटीबायोटिक उसी प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है जिससे बैक्टीरिया अपने सेल वॉल को बनाते हैं। एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल्स, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाते और बैक्टीरिया मर जाते हैं। पर पेनिसिलिन पेशेंट को हार्म क्यों नहीं करती? क्योंकि ह्यूमन सेल्स डोंट मेक अ सेल वॉल, सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन ह्यूमन सेल। ऐसे ही बहुत से एंटीबायोटिक्स होते हैं जो काफ़ी सारे बैक्टीरिया पे इफेक्टिव होते हैं।
But viruses do not use these pathway at all, and that is the reason why antibiotics do not work against viral infections. क्योंकि viruses इन pathways को use नहीं करते, इसलिए antibiotics का viral infections पे कोई असर नहीं होता. If we have a common cold, taking antibiotics does not reduce the severity or the duration of the disease. तो अगर हमें common cold हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम antibiotic ले लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे. However, if we also get a bacterial infection along with the viral cold, taking antibiotics will help. अगर हमें वायरल इन्फेक्शन भी है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं, बट एंटीबायोटिक्स का असर सिर्फ बैक्टीरिया पे होगा और सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो क्योर होगी और वायरल डिजीज़ क्योर नहीं होगी बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स. नाउ कम टू द एक्टिविटी 13.5. फाइंड आउट हाउ मैनी ऑफ यू इन योर क्लास हैड कोल्ड कफ फीवर रिसेंटली. हाउ लॉन्ग डिड द इलनेस लास्ट. कितने दिन तक ये इलनेस रही. हाउ मैनी ऑफ यू टुक एंटीबायोटिक्स. कितने लोगों ने एंटीबायोटिक ली. अब ये देखना है कि एंटीबायोटिक लेने के बाद कितने लोग ठीक हुए और एंटीबायोटिक बिना लिए कितने लोग ठीक हुए. इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स. नो, क्योंकि चाहे आप एंटीबायोटिक ले लो चाहे ना लो, कॉमन कोल्ड एक टाइम लेके ही ठीक होता है. 3 days, 5 days, 7 days, 9 days ऐसे ठीक होता है, चाहे पेशेंट एंटीबायोटिक ले चाहे ना ले. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मीन्स ऑफ स्प्रेड. हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड. ये इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड कैसे होती हैं. मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज. बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिनके साथ एक माइक्रोब एक पेशेंट से दूसरे एक हेल्दी ह्यूमन तक पहुंच जाते हैं. इन अदर वर्ड्स दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीजेज. क्योंकि ये डिजीज़ेज़ एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाती हैं, कम्युनिकेट हो जाती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़. सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर. पहला मीन ऑफ स्प्रेड हो गया एयर. दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीजेज और कफ्स. तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज कर रहा है, छींक रहा है या खांस रहा है तो उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलेंगे. उन ड्रॉपलेट्स में उन इन्फेक्शियस एजेंट्स की प्रेजेंस होगी और वो इन्फेक्शियस एजेंट्स एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे और एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रेवल करेंगे और हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देंगे. समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ इन दीज ड्रॉपलेट्स एंड द माइक्रोब्स गेट अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू इन्फेक्शन. Examples of such diseases spread through the air are the common cold, coronavirus disease, COVID-19, then pneumonia and tuberculosis. बाकी जो डिजीजेज हैं लाइक कॉमन कोल्ड, कोरोना वायरस एंड निमोनिया, दे आर वायरल डिजीजेज एंड ट्यूबरकुलोसिस इज द बैक्टीरियल डिजीज बट इट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू एयर. We all have had the experience of sitting near someone suffering from a cold and catching it ourselves. कई बार हमारे साथ होता है, हम स्कूल जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स को कोल्ड होता है, सारा दिन हम उनके साथ बैठते हैं और अल्टीमेटली हमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, हमें भी कोल्ड हो जाता है. Obviously, the more crowded our living conditions are, the more likely it is that such airborne diseases will spread. जितने ज़्यादा crowded place पे हम जाएंगे, जितनी ज़्यादा closeness होगी लोगों के बीच में, उतना ज़्यादा जल्दी infection spread होता है. As you can see in figure 13.2, one person who is ill and he is coughing and the droplets which are coming out from his mouth is getting mixed with air and they are going from this patient to all over the area which is present around him. ठीक है. सो वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वेंटिलेशन होगा तो जितने भी माइक्रोब्स हैं एयर में प्रेजेंट हैं वो एयर के साथ उस वेंटिलेशन के थ्रू बाहर चले जाएंगे. बट इफ़ देयर इज़ नो वेंटिलेशन इन दैट रूम तो फिर जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हैं उन सब तक इन्फेक्शन पहुँच सकता है. डिजीजेज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर. This occurs if the excreta from someone suffering from an infectious gut disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby. अगर किसी पेशेंट को कॉलेरा है और उसका एक्सक्रीटा ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, जैसे पहले के टाइम पे लोग खुले में एक्सक्रीट करते थे, उनका एक्सक्रीटा रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में मिक्स हो जाता था और वही पानी लोग पीने के लिए यूज़ करते थे और फिर उन्हें भी इन्फेक्शन हो जाता था. So the cholera causing microbes will enter a healthy person through the water they drink and cause disease in them. Such diseases are much more likely to spread in the absence of safe supplies of drinking water. जिस एरिया में
क्लीन वाटर की सप्लाई नहीं होती वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सिर्फ कॉलेरा ही नहीं, टाइफॉइड, जॉइंटिस ये भी डर्टी वाटर की वजह से ही फैलते हैं। The sexual act is one of the closest physical contact two people can have with each other. Not surprisingly, there are microbial infections such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the other. तो कुछ डिजीजेज हैं जो सेक्सुअल एक्ट के दौरान भी फैलती हैं एंड स्पेशली दे आर सिफिलिस और एड्स. However, such sexually transmitted diseases are not spread by casual physical contact. Casual physical contacts include handshakes or hugs or sports like wrestling or by any of the other ways in which we touch each other socially. किसी तरह के टच से, हैंडशेक से या हग्स से ये डिजीज़ेज़ नहीं फैलती, क्योंकि ये डिजीज़ेज़ तभी फैलती हैं जब किसी तरह का सेक्सुअल एक्ट होता है, या फिर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, या फिर कोई इन्फेक्टेड मदर है तो उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसके बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर अगर मदर इन्फेक्टेड है और वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है अपने बेबी को तो बेबी इन्फेक्टेड हो सकता है. We live in an environment that is full of many other creatures apart from us. It is inevitable that many diseases will be transmitted by other animals. तो कुछ organisms होते हैं जो diseases को spread करने में help करते हैं. These animals carry the infecting agents from a sick person to other potential host. तो ये organisms एक sick person से infection को carry करते हैं और एक potential host, एक नए host की तरफ जाते हैं और उसको infection दे देते हैं. These animals are thus the intermediaries and are called as vectors. The commonest vectors we all know are mosquitoes. And we have also heard so many such diseases like malaria, dengue, elephantiasis. In many species of mosquitoes, the females need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature eggs. तो जो फीमेल्स होती हैं उन्हें मैच्योर एग ले करने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. Mosquitoes feed on many warm-blooded animals. We are the warm-blooded animals. So they feed on our blood and they help in the transmission of such diseases from one person to another. Let's see figure 13.3 where some common methods of transmission of diseases have been given. So two persons are there, one is infected and other one is healthy. So infected person से healthy person तक different methods होते हैं, different communication के तरीके होते हैं जिनके थ्रू इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ जाता है. फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है आइदर बाय हगिंग और बाय हैंड शेकिंग और ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स कुछ डिजीजेस फैलती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. सच डिजीजेज आर सिफिलिस, एड्स एंड सम डिजीजेस गेट ट्रांसमिटेड बाय एयर. मतलब जो पेशेंट होता है वो छींकता है, खांसता है और इन्फेक्शन एयर में आता है. जो माइक्रोब्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और वो हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाते हैं. कई बार इन्फेक्शियस एजेंट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी स्टे करते हैं और जैसे ही वो हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उसे भी इन्फेक्ट कर देते हैं. इन्फेक्शियस एजेंट कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड. अगर इन्फेक्शियस एजेंट्स खाने में या पानी में मिक्स हो जाएं, ठीक है, आइदर थ्रू द सलाइवा और थ्रू द एक्सक्रीटा. अगर मतलब पेशेंट का सलाइवा या पेशेंट का एक्सक्रीटा खाने या वाटर के साथ मिक्स हो रहा है तो भी वो दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है. देन इन्फेक्शियस एजेंट्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सम वेक्टर और एनिमल. तो वेक्टर्स का काम करते हैं मॉस्किटोज़ और इंसेक्ट्स. मॉस्किटोज़ और इंसेक्ट के सलाइवा में इन्फेक्शियस एजेंट्स ग्रो करते हैं और जैसे ही ये मॉस्किटोज़ या इंसेक्ट किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं तो ये उनकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं. अगर कोई एनिमल है और वो किसी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ रेबीज़ वायरस which very often grows in the saliva of many animals like dog, cat, monkey. So whenever these animals bite a healthy person, this virus get transmitted into their body and causes diseases which is called as rabies. तो जब भी किसी को dog, cat या monkey bite होती है तो डॉक्टर एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन लगाते हैं. Hope you have understood. One question is arised from this part which can also come in your exams, that what is communicable disease? So the diseases which can communicate from infected person to healthy person through
through variety of methods of transmission are called as communicable diseases. One more question can be asked in your exam to write down the difference between communicable and non-communicable diseases. So we know the diseases in which there is no involvement of any infectious agent is called as non-communicable diseases, right? And those diseases might be diabetes, blood pressure, asthma और cancer. ठीक है, जिसमें कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और वो दूसरे पेशेंट तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट ऐसे नहीं हो सकता. ठीक है, कि पेशेंट ने छू दिया तो इन्फेक्शन हो गया, नॉट लाइक दैट. सो हमने ये तो पढ़ लिया कि इन्फेक्शियस एजेंट्स इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू इन्फेक्शन को पहुंचाते हैं. बट क्या ये ऑर्गेनिजम्स किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ही टारगेट करते हैं या फिर ये ऑर्गन या टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं? मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा ऑर्गन या कौन सा टिश्यू इन्फेक्टेड होगा? द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू द अबव डिफरेंट मीन्स, जो हमने अभी ऊपर देखे थे. बट देन वेयर डू दे गो? हमारी बॉडी इन माइक्रोब्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है. सो देयर आर मैनी पॉसिबल प्लेसेस, ऑर्गन्स और टिश्यूज वेयर दे कुड गो, राइट? माइक्रोब्स के पास काफ़ी सारी जगह होती है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए. बट द क्वेश्चन इज, डू ऑल माइक्रोब्स गो टू द सेम टिश्यू और ऑर्गन और डू दे गो टू डिफरेंट वंस? So different species of microbes seem to have evolved to home in on different parts of the body and this selection is connected to their point of entry. ये माइक्रोब्स डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को अपना घर बनाते हैं और ये डिसाइड होता है कि उन्होंने बॉडी में एंट्री कहाँ से ली है. इफ़ दे आर एंट्रिंग थ्रू नोज देन दे विल गो टू द लंग्स, है ना, और लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करेंगे. एज इन द केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया नोज़ के थ्रू ही एंटर करता है और लंग्स को इन्फेक्ट करता है. एंड इफ़ दे आर एंटरिंग थ्रू माउथ, तो ये हमारे गट्स में, मतलब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर करेंगे और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करेंगे. या ये लीवर में भी जा सकते हैं. और जैसे एक वायरस होता है हेपेटाइटिस दैट कॉजेज जॉइंडिस, जिसे पीलिया या पीला रोग भी कहते हैं. But this need not always be the case. An infection like HIV means human immunodeficiency disease. This virus can be entered through sexual organs or through infected blood by using infected needles, infected blades during shaving. तो कभी भी used blades या used needles को reuse नहीं करना चाहिए. And this virus also get entered from infected mother to baby during pregnancy or during breastfeeding. ठीक है, और ये वायरस ब्लड से लिम्फ नोड्स में एंटर करता है और पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और लिम्फ में प्रेजेंट इम्यून सेल्स पर अटैक करते हैं. एंड देन दे डिस्ट्रॉय द एबिलिटी ऑफ इम्यून सेल्स टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस. ऐसे ही मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि प्रोटोजोअन पैरासाइट्स होते हैं. मॉस्किटो को पहले इन्फेक्ट करते हैं और उनके सलाइवा में ग्रो करते हैं. और जैसे ही मॉस्किटोज किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट हेल्दी पर्सन्स के ब्लड में आ जाते हैं और पहले लीवर में जाते हैं एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स. ऐसे ही एक वायरस होता है फ्लेवी वायरस, जो पहले मॉस्किटोज को इन्फेक्ट करता है और मॉस्किटो बाइट के थ्रू एनिमल्स की बॉडी में आ जाता है और कॉज करता है एक ब्रेन फीवर विच इज़ कॉल्ड एज जैपनीज इंसेफेलाइटिस. ठीक है, इसमें ब्रेन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ब्रेन स्वेल कर जाता है. तो कौन सा टिश्यू या ऑर्गन इन्फेक्ट हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि डिजीज़ के साइंस और सिम्टम्स कैसे होंगे. इफ़ लीवर इज़ टारगेटेड देयर विल बी जॉइंडिस, है ना. इफ़ ब्रेन इज़ टारगेटेड देन वी विल ऑब्जर्व हेडेक, सिर दर्द या वॉमिटिंग हो सकती है, फिट्स मतलब एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है. जब भी कोई माइक्रोब या ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके कॉमन इफ़ेक्ट्स होते हैं. जैसे ही माइक्रोब्स एंटर करते हैं उसके रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्टेड टिश्यू के अराउंड बहुत सारे इम्यून सेल्स को रिक्रूट कर देता है. दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन. As a part of this process, there are local effects such as swelling and pain. हमें इन इम्यून सेल्स के एक्शन की वजह से कुछ इन्फ्लेमेशंस फील होते हैं. जैसे बॉडी के किसी पार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो हमें कई बार वहाँ पे पेन होती है या स्वेलिंग हो जाती है. और कभी कभी लोकल इफ़ेक्ट्स तो नहीं दिखाई देते पर कुछ जनरल इफ़ेक्ट्स फील होते हैं,
जैसे जब हमें थ्रोट इन्फेक्शन या स्टमक इन्फेक्शन होता है तो कई बार हमें फीवर हो जाता है. सो फीवर डजंट मीन कि वी आर इल. इनफैक्ट इट सिंपली मीन्स दैट आवर बॉडी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट सम इन्फेक्शन. सो नेक्स्ट टाइम जब आपको फीवर हो तो समझ लेना कि आपकी बॉडी किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रही है. In some cases, the tissue specificity of the infection leads to very general seeming effects. जैसे जब HIV इन्फेक्शन होता है तो वायरस इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और उसके फंक्शंस को डैमेज कर देता है. इम्यून सेल्स का काम होता है किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंटर करता है उसे किल करना. आजकल कोरोना की वजह से सुनते हैं ना, इम्यूनिटी बढ़ाओ. आजकल तो मार्केट में हर प्रोडक्ट पर भी लिखा होता है इम्यूनिटी बूस्टर. तो अगर वही इम्यून सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में ईजिली एंटर कर जाएगा और डिजीज़ कॉज करेगा. बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट अगेंस्ट इवन माइनर इन्फेक्शंस. सिंपल कोल्ड भी निमोनिया कॉज कर देते हैं. माइनर गट इन्फेक्शन भी सिवियर डायरिया कॉज कर देता है और काफ़ी सारा ब्लड का भी लॉस हो जाता है. HIV एड्स के पेशेंट सेकेंडरी इन्फेक्शंस की वजह से मर जाते हैं. So it is also important to remember that the severity of disease manifestation depend upon number of microbes in the body. इन्फेक्शन सिवियर है या नहीं, मतलब इन्फेक्शन मेजर है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि बॉडी में माइक्रोब्स का नंबर कितना है. अगर माइक्रोब्स का नंबर कम है तो बॉडी कोई मेजर साइन या सिम्टम शो नहीं करेगी. बट अगर माइक्रोब्स का नंबर ज़्यादा है तो डिजीज़ लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है. द इम्यून सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी. बॉडी में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स सर्वाइव ना करें और डिजीज़ कॉज ना करें, ये देखने का काम हमारे इम्यून सिस्टम का है. एंड वी विल स्टडी अबाउट दीज एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद अदर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ दीज डिजीजेस इन नेक्स्ट वीडियो. We will also discuss question answers from this chapter in next video. Till then, eat lots of lemons, amla, chawanprash and drink turmeric milk to boost your immunity and to stay fit. Thank you so much for watching the video. Have a nice day.